चलो अपने कहां तक पढ़ लिया था? मानसून विच्छेद। मानसून तो आप समझ गए होंगे अब तक, तो मानसून क्या होता है। अब बात करते हैं मानसून विच्छेद की। मानसून विच्छेद देखो मानसून विच्छेद क्या होता है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इससे बरसात शुरू हो जाए एक बार और अच्छी बरसात हो, लेकिन अच्छी बरसात होते होते बीच में क्या है, बरसात होनी बंद हो जाए और फिर 1-2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक क्या है, बरसात नहीं हो। तो जिस समय ये बरसात नहीं होती, बीच में जो गैप आ जाता है, इसे क्या बोल देते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। ये सीधा सा प्रश्न है, आ जाता है, लिखने वाले में भी आ जाता है, ऑप्शन वाले में भी आ जाता है। तो इसमें लिख देंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा प्रारंभ होने के बाद 1-2 सप्ताह, 1-2 सप्ताह वर्षा का न होना क्या कहलाता है, मानसून विच्छेद कहलाता है। तो एक ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा कि मानसून विच्छेद के कारण क्या है, क्यों होता है मानसून विच्छेद। तो लिख देते हैं मानसून विच्छेद के कारण, मानसून विच्छेद के कारण क्या कारण हो सकते हैं मानसून विच्छेद के। पहला कारण लिखते हैं मानसूनी पवनों का, मानसूनी पवनों का तट के समानांतर चलना। कैसे, इस प्रकार से, जैसे अरब सागर की जो तटीय शाखा है, ये यहां पर तट से टकरा के चलती है, तब वर्षा होती है। कई बार क्या होता है, ये इस प्रकार न चल करके इस तट के सारे सारे ऐसे चलने लग जाए। अब ऐसे चलेगी तो सामने कोई अवरोध ही नहीं आएगा, सामने कोई अवरोध नहीं आएगा तो पवन ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर नहीं उठेगी तो ठंडी नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी तो उसमें संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो उसमें बरसात नहीं होगी। तो एक कारण तो क्या हो गया, पवनों का, मानसूनी पवनों का तट के समानांतर चलना। दूसरी बात, तापीय विलोमता। तापीय विलोमता क्या है, पता है किसी को। तापीय का मतलब है तापमान से, विलोमता का मतलब हो गया उल्टा। विलोम का उल्टा ही होता है ना, विलोम शब्द पढ़ते हैं अपने, सत्य झूठ, जिस प्रकार से। तो सामान्य क्या होता है कि धरातल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तब 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वायुमंडल के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे जैसे पवनें ऊपर की ओर जाती है, तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर वर्षा नहीं हो पाती। तो मानसून विच्छेद का एक कारण कौन सा हो गया, तापीय विलोमता। तीसरा कारण लिख दीजिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होना। कैसे, इन क्षेत्रों के अंदर चक्रवात बनते हैं,
और वो चक्रवात धीरे धीरे तट की ओर बढ़ने के बाद में भारत के अंदर आकर के क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन क्षेत्रों के अंदर चक्रवातों का निर्माण ही नहीं होता। जब चक्रवात बनेंगे नहीं तो तट से टकराएंगे नहीं, तट से टकराएंगे नहीं तो वर्षा का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। 10, 15, 20 दिन बीच में चक्रवात नहीं बन पाते, इसलिए भी क्या है, वर्षा नहीं हो पाती। अगला कारण लिख सकते हैं ITIC, अपने क्या बोलते हैं इसे, इंटर ट्रॉपिकल, ITC जेड का, जेड की स्थिति में खिसकाव होना, खिसकाव होना। कैसे, ये है क्या, तो हमने पढ़ा था, इसका हिंदी में नाम होता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो सामान्यतः कहां पाया जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के पास, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास ये क्षेत्र होता है। यहाँ क्या होता है, दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद में 7 धाराओं के रूप में इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा होती है। फिर हमने पढ़ा था ये जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ये गर्मी के अंदर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाता है। अब ये यहां से यहां रहे तो बीच में जहां जहां इसकी स्थिति बदलेगी, पहले यहां था तो यहां वर्षा हो रही थी, अब ये खिसक करके यहां चला गया तो यहां वर्षा का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। बाद में ये वापस यहां आएगा तो यहां वर्षा होने लग जाएगी, ऊपर वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। तो जैसे जैसे इसकी स्थिति में बदलाव होता है या खिसकाव होता है, उस क्षेत्र के अंदर जहां से ये हटता है वहां वर्षा का अभाव हो जाता है बीच में। यह भी एक कारण है मानसून विच्छेद का। तो ये कितने कारण हो गए, 4 कारण हो गए जो हमें प्रमुख रूप से क्या है, ध्यान में रखने हैं। चारों कारण समझ में आ गए क्या, वापस बताने हैं, रिपीट करें क्या एक बार और, जरूरत नहीं है। देखो स्पष्ट बताया करो, ऐसे कोई पता नहीं चलता भी समझ में आया है कि नहीं आया। आ गया समझ में सभी के, किसके समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकता है, मैं वापस बता दूंगा। कोई भी एक भी पॉइंट अगर इसमें से समझ में नहीं आया तो चलो, मैं तो यही समझ रहा हूं कि सबके समझ में आ गया अब, ठीक है। अब आगे लिखिए, भारत में वर्षा का औसत, भारत में वर्षा का औसत, भाई भारत में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है, तो अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर 112 सेमी से लेकर के 125 सेमी औसत लिखा हुआ है। तो हम भी एनसीईआरटी के अनुसार लिख देंगे 112 से 125 सेमी औसत वर्षा है भारत की, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार। बाकी गाइड है उनके अंदर अलग अलग मिलेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये एक ही आंकड़ा याद रखेंगे 112 से 125, ये बात हमें याद रखनी है। अब एक ऋतु पड़ने वाली रह गई हमारे, कौन सी ऋतु पड़ने वाली रहेगी, मानसून का लौटना, मानसून का निवर्तन। और कौन सी ऋतु होती है वो, शरद ऋतु। तो अब हम हेडिंग लगा देते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु का एक नाम और मिलता है मानसून का निवर्तन काल, निवर्तन काल या मानसून के लौटने का काल। निवर्तन का मतलब होता है लौटना। अवधि रहती है अक्टूबर नवंबर,
तो अवधि लिख सकते हैं अक्टूबर नवंबर की प्रमुख रूप से इसकी अवधि मानी जाती है। थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने हमें इसमें याद रखने होते हैं। देखो स्थिति क्या होती है इसमें, इसको हम समझ लेते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। देखो 21 जून को सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर सिद्धि होती है? कर्क रेखा पर। 21 जून के बाद में धीरे धीरे सूर्य की किरणें वापिस भूमध्य रेखा की ओर सीधे पड़ने लगती है और एक तारीख आ जाती है कितने सितंबर? 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके बाद में 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगती है। अब 23 सितंबर के बाद में जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगेगी, तब हमारे तापमान कम होने लग जाएगा। तापमान क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। जब तापमान कम होगा तब वायु दाब क्या हो जाएगा? अधिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे 23 सितंबर के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, वैसे वैसे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी पड़नी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। गर्मी पड़ेगी तो तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जब तापमान बढ़ेगा यहाँ पर, तब वायु दाब क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ये मना अपने यहाँ पे बना लेते हैं कि ये यहाँ पे भारत है। पहले मानसूनी पवने दक्षिणी गोलार्ध की यहाँ आई थी। अब यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब था, तापमान ज्यादा था। अब यहाँ तो तापमान कम होने लग गया। तापमान ज्यादा कहाँ होने लग गया? यहाँ ज्यादा होने लग गया। तो जो पवने इधर चल रही थी, अब उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे यहाँ पर कमजोर होने लग जाती है। और यहाँ जो पवने आई थी वो उनकी दिशा में बदलाव होने के कारण ये वापस इस भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है। और भूमध्य रेखा की ओर आने के बाद में, इस भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में जाती है। और यहाँ पर जो धीरे धीरे निम्न वायु दाब बन रहे उसे भरने का क्या करती है? प्रयास करती है। तो जो पहले मानसून ऐसे आया था, अब वो मानसून इस प्रकार से क्या है? लौटने लगता है। इसे ही शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई है क्या? तो लिख लेते हैं इसमें। लिखिए सितंबर के अंत में, सितंबर के अंत में सूर्य की स्थिति का दक्षिणायन होने के कारण, दक्षिणायन होने के कारण गंगा के मैदान के आसपास, गंगा के मैदान के आसपास विकसित निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर
खिसकने लगता है। भी पहले जो निम्न वायुदाब यहाँ बना हुआ था वो धीरे धीरे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इस प्रकार धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। और हमारे वाले जो भाग है, इस भाग के अंदर उच्च वायुदाब का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं कि आसपास विकसित निम्न वायुदाब दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति कमजोर होने लगती है, कमजोर होने लगती है। आप बताओ कि जब यहां निम्न वायुदाब था तब तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ आ रही थी। अब जब यहाँ पे निम्न वायुदाब है ही नहीं, यहाँ वाला निम्न वायुदाब धीरे धीरे इस ओर खिसक रहा है, तो क्या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ आएगी? क्या नहीं आएगी। तो क्या होगा, यहाँ उच्च वायुदाब है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखो अब पवन ऐसे जा रही है, तो ये कौन सी पवन होगी, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो ये कौन सी पवन है, उत्तरी पूर्वी पवन है, जो किस ओर जा रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो अब हवा की दिशा में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जो पहले हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, अब वही पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, जिसे मानसून का निवर्तन कहते हैं, मानसून का लौटना कहते हैं। तो लिखते हैं आगे इसमें, इस ऋतु के अंदर और क्या जो समस्याएं हैं वो सामने आती है। इस ऋतु के अंदर वही समस्याएं सामने आती है जो वर्तमान के अंदर अब चल रही है। क्या समस्याएं हैं अब अपने क्षेत्र के अंदर, क्या महसूस कर रहे हो वायुमंडल के अंदर, वातावरण में कुछ महसूस होता है क्या आप लोगों को? महसूस ये होता है कि दिन में गर्मी पड़ती है, रात को ठंड होती है, उमस ज्यादा होती है, इसलिए इसे कार्तिक मास की उष्मा के नाम से जानते हैं। तो लिख देते हैं इसमें, लिखिए इस ऋतु में इस ऋतु में उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता के कारण मौसम सुहाना हो जाता है। क्या सुहाना है मौसम? पूछ ले किसी को सुहाना लग रहा हो। कष्टकारी हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। इसे कार्तिक मास की उष्मा, इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। तो बीए वाले ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब भारत के भूगोल का पेपर होगा ना, तो कार्तिक मास की उष्मा, मानसून का प्रस्फोट, मानसून विच्छेद, है ना, ये सारे नाम याद करके जाना, एक बार नोट्स पढ़ के चले जाना। ये छोटे वाले प्रश्न है ना, ये यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले, और इससे बाहर जाएगा भी नहीं। जितने टॉपिक कर लिए ना, उससे बाहर सिंगल प्रश्न नहीं जाएगा तुम्हारे, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इतना ही है सारा जो है वो पढ़ रहे हैं। तो कार्तिक मास की उष्मा समझ में आ गई सभी को? अब एक बात इसमें और समझने वाली रहेगी, ये नोट कर लिया सभी ने ना? देखो
पहले मानसून आया था इस प्रकार से, ऐसे गया था। अब ये मानसूनी पवनें क्या है, लौटने लगती है इस प्रकार से, कुछ ऐसे चलती है, कुछ ऐसे चलती है, इस प्रकार से। तो कुछ पवनें क्या होती है, कुछ पवनें इस बंगाल की खाड़ी से होते हुए वापिस दक्षिणी गोलार्ध में जाती है। जैसे ये भूमध्य रेखा बना लेते हैं अपने, इस प्रकार से यहाँ पे पवनें चलती है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो मानसूनी पवन जो गई थी, तब तो ये किस रूप में थी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। अब ये लौट रही है, तब इनकी दिशा क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी पवन के रूप में होगी। तो ये पवन जब देखो इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है ना, तब क्या करती है, यहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में ये जो हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पर कौन सा तट पढ़ के आए हैं, कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर क्या करती है, वर्षा करती है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है कि भारत का वह राज्य जो ग्रीष्म काल में तो शुष्क रहता है और शीत काल में वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। याद कर लेना, छप जाएगा पेपर में, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आगे जलवायु के प्रकार और पढ़ेंगे तब भी इसमें लिखेंगे, तो लिख लेते हैं हम एक बात इसमें, लिखिए लिखिए, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून उत्तरी पूर्वी पवनों के रूप में चलते हुए बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्रदान करता है। नोट लगा के एक बात और लिख देते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय कोरोमंडल तट मानसूनी पवनों के मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट के समांतर बहती है या चलती है। यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है बड़ा क्वेश्चन, इस प्रकार से बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं ना, कथन ए, कथन ए में लिखा होता है कि जो कोरोमंडल तट है वो ग्रीष्म काल में या वर्षा काल में शुष्क रहता है। प्रश्न क्या बनेगा, कोरोमंडल तट वर्षा काल में शुष्क रहता है या वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, इस प्रकार से। कारण क्या बनेगा, कारण में लिख देगा
कारण आर, मानसूनी पवने तट के समांतर बहती है। तो दोनों कथन सही है क्या? पहला जो पहला कथन लिखा हुआ है, कोरोमंडल तट वर्षा काल में शुष्क रहता है, सही है। फिर उसका कारण है कि मानसूनी पवने तट के समानांतर बहती है, सही है। ऑप्शन बनेगा ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन बनेगा ए व आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिक्स होते हैं ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, बड़ा प्रश्न बन सकता है कथन कारण वाला। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करना है? हमें एक नंबर वाला ऑप्शन करना है। इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत बदलाव कर दे तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। जो मैंने बात बताई है समझ में तो आई है आपके? ठीक है। अब लिखते हैं अपने भारत में वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। क्या टाइम हुआ है अभी? पड़ा है ना टाइम? 20 मिनट में हो जाएगा अपने पूरा। एक नंबर पे लिखते हैं भारत में वर्षा के वितरण के अंदर लिखते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? जहां 200 सेमी से ज्यादा बरसात होती है। कितनी वर्षा होती है? 200 सेमी से अधिक जहां वर्षा होती है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है तो हमें ध्यान रखना है। एक तो आता है इसमें पश्चिमी घाट, एक आता है इसमें पश्चिमी तट। दोनों पास पास ही है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, दो तो ये हो गए। फिर इसके अलावा आता है उत्तरी पूर्वी हिमालय, मेघालय के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, वो वहां पे क्या वर्षा ज्यादा होती है। तो लिखेंगे उत्तरी पूर्वी हिमालय, या हम लिख सकते हैं मेघालय जो राज्य है वहां पर वर्षा है वो बहुत ज्यादा होती है। ये हो गए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 2 नंबर पे अपने नोट करते हैं इसके अंदर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां वर्षा 100 सेमी से लेकर के 200 सेमी के बीच होती है। तो लिखेंगे 100 से 200 सेमी। कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं तो लिखेंगे इसमें गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, गंगा मैदान का पूर्वी भाग। अब गंगा मैदान का जो पूर्वी भाग है इसके अंदर कौन कौन सा शामिल हो गया? इसमें शामिल हो गया जैसे बिहार शामिल हो गया,
बंगाल शामिल हो गया प्रमुख रूप से, तो ये दो तो बड़े बड़े शामिल हो गए, और कुछ जो भाग है वो उत्तर के अंदर जो मध्य प्रदेश का पड़ता है वो इसमें शामिल हो जाता है। एक हम इसमें लिख सकते हैं, कुछ भाग है वो एमपी का इसमें शामिल हो जाता है, या बिहार और वो अलग से लिखे, बिहार और बंगाल अगर लिखना चाहो तो ये गंगा के मैदान में शामिल हो गए, पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है। जैसे जैसे गंगा के मैदान के अंदर पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वर्षा है वो कम होती जाती है, लगभग गंगा का मैदान इसके अंतर्गत आ जाता है। अगली 3 नंबर पे लिखते हैं मध्यम वर्षा के बाद में लिखिए आप न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून या न्यूनतम, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें आएंगे वो क्षेत्र जहां वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच में होती है। इसमें कौन सा भाग आ जाएगा, तो इसमें एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी के बाद में दिल्ली आता है, दिल्ली, दिल्ली के बाद में क्या आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में पंजाब, और उत्तर प्रदेश से टच होता है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और जम्मू कश्मीर का जो भाग है वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जम्मू और कश्मीर। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जैसे ये गुजरात है ना, तो गुजरात का ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो किस में आ रहा है, गुजरात का मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आ रहा है, और गुजरात का ये वाला जो उत्तर वाला भाग है जो राजस्थान से टच हो रहा है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें अपने जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र लिखे उसके अंतर्गत आ जाता है, तो लिख सकते हैं उत्तरी गुजरात, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, यहाँ पे वर्षा है जो बाड़मेर के आसपास टच होता है, यहाँ कम होती है बरसात। अगला चौथा पार्ट है अपर्याप्त वर्षा वाले, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहां आवश्यकता के मुताबिक वर्षा नहीं हो पाती, वो क्षेत्र आते हैं इसमें। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल हो जाएगा, इसमें एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, वर्षा 50 सेमी से कम, तो लिखेंगे इसमें एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक इसमें जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल हो जाता है। एक इसके अंदर अपने कर्नाटक का और महाराष्ट्र का जो भाग है जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आ जाता है, ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पे तो पहाड़ है, इस पहाड़ के पूर्व वाला जो भाग है जहां पर वर्षा नहीं हो पाती, एक वो इसमें शामिल होते हैं। एक लिख सकते हैं महाराष्ट्र व कर्नाटक का क्षेत्र, ये अपने अभी आगे समझ लेंगे ये किस प्रकार से, एक बार ये इतना लिखो। वो तो आपको पता है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, पता है क्या आप लोगों को, ये लिखवाए वो भी याद है, कितने बच्चों को याद है, क्योंकि भारत के अंदर जो ऋतुएं वो एनसीईआरटी के अनुसार 6 दे रखी है, एक बसंत, बसंत के बाद में ग्रीष्म है, ग्रीष्म के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में सर्द, सर्द के बाद में हेमंत, और हेमंत के बाद शिशिर। कैसे शुरू होती है, तो बसंत चैत्र बैसाख से शुरू होती है, ये 2-2 महीने पढ़ते जाने हैं साथ में, लिखवाएं या काम चल जाएगा, पढ़ लोगे कहां से, 11वीं क्लास की किताब में दी हुई है भूगोल की, भारत का जो भूगोल किताब है ना 11वीं क्लास की एनसीईआरटी वाली, उसमें
ग्रुप में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। नहीं तो मेरे हिसाब से लिख लो, ये हर बार एक प्रश्न आता है यहाँ से ऋतु से। नहीं तो ऐसे कहोगे हमें लिखा ही नहीं। 6 नाम लिखने हैं, लिख लो। लिखो, भारत में ऋतुएं। भारत में ऋतु। पहली ऋतु कौन सी है? पहली ऋतु कौन सी होती है? बसंत होती है, चैत्र और बैसाख में। चैत्र बैसाख, और चैत्र और बैसाख के समकालीन जो हिंदी कैलेंडर के महीने हैं, वैसे अपने जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के जो महीने हैं वो कौन से आते हैं? जनवरी फरवरी आते हैं, मार्च अप्रैल आते हैं? ध्यान रखना, मार्च अप्रैल आते हैं। पता ही होगा इतना तो, ठीक है। इसके बाद में लिखिए ग्रीष्म ऋतु। चैत्र बैसाख के बाद में क्या आते हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़। ग्रीष्म ऋतु के बाद में तीसरी ऋतु होती है वर्षा ऋतु। कौन से महीने होते हैं? श्रावण व भाद्रपद। वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? भाद्रपद। वर्षा ऋतु के बाद में लिखिए शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर भाद्रपद के बाद में कौन सा आता है? आश्विन और कार्तिक। और कार्तिक महीने की अमावस्या को या पूर्णिमा को कब होती है दीपावली? बताओ। अमावस्या को होती है दीपावली? सही बताओ, पीछे बढ़ो। अमावस्या को होती है, पक्की बात है? होली कब होती है फिर? अमावस्या को होती है, पूर्णिमा को? पूर्णिमा को। रक्षाबंधन कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को? पूर्णिमा को। देखो 5 नंबर पे लिखो फिर। कौन सी लिख दी? शरद। शरद के बाद में 5 नंबर पे लिखते हैं हेमंत। हेमंत ऋतु। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष और पो है। पो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोष। आप कहते हैं पो का महीना चल रहा है, लेकिन होता क्या है सही प्रकार से? पोष। और लास्ट कौन सी ऋतु रहेगी? शिशिर। शिशिर के अंदर 2 महीने, एक तो आता है माघ और एक आता है फाल्गुन। अब वहां से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हो गई अपने। लगभग जो पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी, जनवरी फरवरी नहीं पूछी जाएगी, इनकी संभावना ज्यादा रहती है। जनवरी फरवरी आपके याद है। अब अंतिम काम जो आज का रह गया, इसके साथ में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज के ऊपर, पूरे पेज पर एक मैप बनाना है आपको। किसका मैप बनाना है आपको? भारत का मैप बनाना है। बना लोगे? इस प्रकार से एक मैप बना लो। अब यहां से हमारे एक प्रश्न आएगा। कितने प्रश्न आएंगे यहां से? एक प्रश्न तो हमारे पक्का ही आएगा, चलेगा ही नहीं। ये वर्गीकरण हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? आपको क्या पता, हम कोपेन के अनुसार पढ़ रहे हैं। हारनथवेट का नहीं पढ़ सकते?
कोपेन का पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण किसका है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कब दिया था कोपेन ने? देखो, कोपेन ने सबसे पहले 1900 ईस्वी के अंदर दिया था। 1900 के बाद में 1918 में इसमें संशोधन किया था, फिर 1931 में संशोधन किया था, फिर 1936 में अपने वर्गीकरण का अंतिम रूप दिया था इसने। किस आधार पे वर्गीकरण किया था? तो एक वनस्पति वेता हुआ था, उसका नाम था केंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। इसको इसने क्या बनाया था? आधार बनाया था। इसने कुछ, केंडोल ने वनस्पतियों के नाम बताए थे, जैसे मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, जेरोफाइट, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल, इस प्रकार से कुछ नाम दिए थे जो हमें याद नहीं करने, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब सर्वप्रथम इसने वर्गीकरण कब दिया था? तो सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था 1900 ईस्वी के अंदर। बाद में ये क्या, धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे उसकी समझ विकसित हुई, वो इसमें संशोधन करता चला गया। अब हमें क्या याद रखना है? हमें तो सिर्फ 5-4 एक नाम याद रखने हैं, सिंपल सिंपल। सबसे पहले हमें एक बात याद करनी है, यहां पर एक शहर है, इस शहर का नाम है गोवा। इस गोवा के दक्षिण वाला जो ये भाग है, यहाँ एक जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु का नाम है AW। कौन सी जलवायु पाई जाती है? AW जलवायु पाई जाती है। और AW नहीं, AM जलवायु, AW इससे ऊपर है। अभी तो मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान फिर कहां गया? राजस्थान तो ये रह गया, इसे कैसे हो गया? यहां तक तो AW आई नहीं। ये कौन सी है? AMW का उल्टा कर दो। M का मतलब होता है मानसून। इस जलवायु की विशेषता क्या होती है कि शीत ऋतु, अपनी ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, गर्मी की ऋतु क्या होती है? छोटी होती है, और लगभग ज्यादा मात्रा में क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है। तो लिखेंगे लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु कहां पाई जाती है? तो गोवा के दक्षिण में, पश्चिमी तट पर। यह गोवा है, और गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी तट है वहां पाई जाती है। तो लिख सकते हैं गोवा के दक्षिण में, पश्चिमी तट पर। और कहां पाई जाती है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरी जलवायु की बात करते हैं। यहां एक जलवायु है AS जलवायु। कहां पाई जाती है? यहां पाई जाती है AS जलवायु। AS जलवायु की विशेषता, ये कौन सा तट है AS जलवायु वाला? कोरोमंडल तट है। और कोरोमंडल तट की विशेषता क्या है कि गर्मी में बरसात होती नहीं है और सर्दी में बरसात होती है। तो लिखेंगे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। क्षेत्र कौन सा हो गया? कोरोमंडल तट। एक ये बात हमें याद करनी है। अगली बात करते हैं इसके बाद। ये वाला जो भाग है,
ये वाला भाग है, यहां पे जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु का नाम क्या है? AW। कौन सी जलवायु है? AW। अब आ गया ना राजस्थान में आपको पेन के अंदर हाड़ौती का पठार और बांसवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्र में AW जलवायु पढ़ कर आई है। तो यहां पर कौन सी जलवायु है? AW जलवायु है। इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्ण कटिबंधीय और लगभग यहां से एक रेखा भी गुजरती है ऐसे। कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पर एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। लगभग कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग के अंदर, थोड़ी बहुत ऊपर, ज्यादा मात्रा के अंदर कर्क रेखा के दक्षिण में यह जलवायु पाई जाती है। अगली देखो, ये वाला भाग है राजस्थान वाला। यहां पर राजस्थान में कौन सी जलवायु पढ़ के है वो आपको पेन के अनुसार कौन सी पढ़ी थी? पढ़ी नहीं? बी, BS, SW। तो BWHW ये जलवायु पाई जाती है। और इस वाले भाग में कौन सी पाई जाती है? इधर BSHW। ये बात सही है क्या? ऐसा ही पढ़ा है आपने? तो बिल्कुल ऐसा आप यहां पर लिख सकते हैं। इनका अर्थ भी अपने लिख देते हैं। BWHW का तो मतलब हो गया गर्म मरुस्थल। ये तो क्षेत्र कौन सा है? गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और ये जो जलवायु है ये है अर्ध शुष्क स्टेपी। जलवायु ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पीछे कौन सी जलवायु बच गई? इसके बाद हमें 3 जलवायु और पढ़नी है। एक तो ये वाला सारा भाग, ये वाला सारा भाग जहां नदियां बहती है, ये असम वाला भाग भी, ये भी इसी में आ जाता है। यहां एक जलवायु पाई जाती है CWG। इस CWG को मैं इधर लिख देता हूं। CWG क्या है? जी से हमें याद रखना है गंगा प्लेन, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। इसे बोलते हैं शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। अब 2 जलवायु हमें और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी जलवायु ध्यान रखनी है? एक तो ये जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर जलवायु पाई जाती है ई। कौन सी जलवायु है? ई जलवायु। इसे टुंड्रा जलवायु के नाम से जानते हैं अपने। टुंड्रा जलवायु ये कहां पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के अंदर जो जलवायु पाई जाती है। और अगली बात अपने बात करें तो अब क्षेत्र रह गया वो ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाला। यहां भी ये ई जलवायु है। ये वाला जो क्षेत्र रह गया ना, यहां एक जलवायु पाई जाती है DFC। DFC जलवायु अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसे बोलते हैं हम लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु जो प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और बाकी ये वाला जो भाग है, इसके दक्षिण वाला भाग है,
ये सारा का सारा AW के अंतर्गत ही आ जाता है। कर्क रेखा गुजरती है ना यहाँ से, तो ये वाला भाग लगभग इसी में आ जाता है। तो ये बात हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। ये बना लीजिए। टाइम हो गया क्या आज का? हो गया। एक दो थोड़े क्वेश्चन अपने करके देख लेते हैं। 1-2 मिनट कोई बात नहीं, अपने लेट छोड़ देंगे क्लास और लेट शुरू कर लेंगे आगे। प्रश्न कैसे आएगा इसे बना लो, फिर आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक और रह गया अपने पढ़ के आए थे ना, यहाँ की वर्षा कम होती है। यहाँ एक क्षेत्र और पड़ता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ भी BSHW जलवायु पाई जाती है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में देखो हमने लिखा है, कौन कौन से क्षेत्र लिखे हैं? लद्दाख लिखा है, पश्चिमी राजस्थान लिखा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र लिखा है ना। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहां बरसात क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखना कि कई बार ऐसे मैप दे के ऐसे लगा के लिख देता है, अपने सोचते हैं कि BSHW इधर राजस्थान में, क्योंकि अपने राजस्थान में रहते हैं तो इसलिए लगता है इधर ही है और कहीं नहीं है ऐसा भाग। लेकिन ऐसा भाग और भी है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र के अंदर। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये नाम आपको सारे याद करने पड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वाले नाम हमें याद हो और लोकेशन याद हो। हिंदी वाले का अगर बाई चांस थोड़ा अर्थ भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वाले नाम हमारे सारे याद होने चाहिए। बना लिया क्या इसको या नहीं बनाया अभी? देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैप दे दिया इस प्रकार से, ऐसे इसमें निशान लगा के दे दिया हमें 1 2 3 4, है ना। टफ बनाते हैं क्वेश्चन अपने, आसान तो अपने करते ही नहीं, टफ बनाते हैं, आसान अपने आप हो जाएंगे। अब ये दे दिए, अब क्या कर दिया, लिख दिया कि सुमेलित करो। सुमेलित करने में हमें दे दिया ABCD, इस प्रकार से मान लो ऑप्शन दे दे। तो अब इसमें कहीं तो लिखा हुआ है, A नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है E, B में लिखा हुआ है DFC, C के अंदर लिखा हुआ है AS और D के अंदर लिखा हुआ है BWHW। अब बताओ कि ए के साथ में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा? 1 आएगा। DFC के साथ में उधर नहीं देखना, क्या आएगा? 2 आएगा। AS के साथ में क्या आएगा? 4 आएगा। BWHW के साथ में क्या आएगा? 3 आएगा। एक तो प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा? दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली जलवायु है कोपेन के अनुसार। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, E, DFC, AW, AM। कौन सी है? AM। M से याद रखेंगे मानसून, सबसे पहले मानसून इधर ही आता है ना। ठीक है। AS, S से याद रखेंगे कि वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, सर्दी में होती है। S से सर्दी, इस प्रकार से याद रखेंगे। CWG, G से याद रखेंगे गंगा का मैदान। E यानी कि इतना ऊंचा भारत में कौन सा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर के आसपास वाला, तो वो वाला सारा क्षेत्र जहां पहाड़ है उत्तर के अंदर, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और BWHW और BSHW तो हम पढ़ते ही है, तो इसमें वैसे ही कोई समस्या है नहीं। पीछे सारा जो बच गया वो AW है, कर्क रेखा से दक्षिण का भाग, जहां AM और AS जलवायु नहीं पाई जाती, वहां कौन सी जलवायु पाई जाती है?
AW जलवायु पाई जाती है। इतनी सी बात इसमें याद करने वाली है। फिर भी समझ में नहीं आए वापस पूछ लेना। आज ये अपना टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। कल अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिट्टियां, भारत में मृदा। कोई ऐसी बात इस पूरे टॉपिक में जो, कोई भी बात जो समझ में नहीं आई है आप पूछ सकते हो। कोई भी एक बात पूरे टॉपिक में कहीं भी समझ में नहीं आई है आप पूछ लेना मेरे से।